हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज की 28 नवंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एक्सप्लेन पार्ट से। तो पहला टॉपिक आज का है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। तो इंडिया ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स को लेकर पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो लीगल प्रोटेक्शंस जैसे चीज़ें दिया गया है, फिर वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च हुआ है, डिजिटल एक्सेस भी प्रोवाइड किया गया है। तो अभी पहले समझते हैं कि ये LGBTQI+ जो है इसका मतलब क्या होता है। एक जो टर्म हम लोगों को वेरी ऑफन न्यूज़ में सुनने को मिलता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी एक ऐसी कैटेगरी जिसमें एक तरह के लोग शामिल होते हैं जैसे लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल। और जो प्लस है एंड में, वो उन सभी आइडेंटिटीज़ को दिखाता है जो इन लेटर्स में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होती है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं वो। अब थोड़ा सिंपली अगर इसको समझना है, LGBTQI+ कम्युनिटी को अगर समझना है, इस कम्युनिटी के लोग उन ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। कुछ लोगों का जेंडर मतलब वो अपने आप कैसे महसूस करते हैं, उनके बर्थ के टाइम पर जो सेक्स लिखा होता है उससे वो अलग होता है। और कुछ लोगों के बॉडी के फिजिकल फीचर्स मेल या फीमेल के यूजुअल स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होता है, तो इन लोग भी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। इन शॉर्ट, ये लोग अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से जीना चाहता है, चाहे वो जेंडर हो, अट्रैक्शन हो या बॉडी का स्ट्रक्चर। ये और उनकी ये जो है उनका हक भी है। ठीक है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 4.87 लाख पीपल ऑप्टेड द अदर जेंडर कैटेगरी। तो ये नंबर्स अभी बहुत ही हाई है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स की। जैसे कि पहला केस, इससे रिलेटेड जो भी केसेस है थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहला केस है 2014 का नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को थर्ड जेंडर के रूप में लीगल पहचान मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोग भी सेम फंडामेंटल राइट्स का हकदार है, जैसे डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी और एजुकेशन। यानी उनका जेंडर आइडेंटिटी चूज करना उनका अपना अधिकार है, चाहे वो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। दूसरा केस आया था 2018 का नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 का वो पार्ट हटा दिया जो कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअल रिलेशंस को क्राइम बताता था। यानी अगर दो एडल्ट्स अपनी मर्जी से सेम सेक्स रिलेशनशिप में है तो वो अब इलीगल नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि सभी लोगों को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चूज करने का हक है और इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन रियल लाइफ में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अभी भी कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। चलिए उन चैलेंजेस को एक एक करके देखते हैं। पहला है सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में अभी भी डीप रूटेड प्रेजुडिसेस है। ट्रांस पर्सन्स को अपनी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता और पब्लिक स्पेसेस जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एजुकेशन बैरियर्स में भी आप लोग बोल सकते हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स कॉमन है ड्यू टू बुलिंग, हैरेसमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस। और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि जॉब्स मिलना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है अदर जेंडर काउंटर पार्ट्स के हिसाब से। और ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल और अनसेफ सेक्टर्स में काम करने को मजबूर भी हो जाते हैं, जैसे बेगिंग या सेक्स वर्क में भी बहुत लोग चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास और उपाय नहीं होता है। फिर हेल्थ केयर एक्सक्लूशन भी देखा जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में जेंडर एफर्मेटिव हेल्थ केयर मिलना मुश्किल होता है, जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट और सर्जरीज अवेलेबल नहीं है उन लोगों के लिए। फिर मेडिकल स्टाफ भी ऑफन डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। फिर वायलेंस एंड अब्यूज़ तो है ही। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को वर्बल, फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस का हाई रिस्क होता है। पुलिस हैरेसमेंट और कस्टडियल वायलेंस भी कॉमन है। और पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन भी एक बड़ा पॉइंट है जो ये देखने को मिलता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ट्रांसजेंडर पर्सन्स की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, इस वजह से पॉलिसी मेकिंग में उनका से नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि लीगल प्रोटेक्शंस और गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या है इस फील्ड पे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स समझते हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पहला है आर्टिकल 14 जो सभी सिटीजन्स के लिए राइट टू इक्वलिटी गारंटी करता है।
फिर आर्टिकल 15 जिसमें कहा गया है कि किसी के साथ सेक्स या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 21 जो हर किसी को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, यानी अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का अधिकार है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लॉ की जो 2019 में पास हुआ था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इस एक्ट के थ्रू ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया और साथ ही उनके खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लिए लीगल सेफगार्ड्स भी दिए गए। ये एक्ट ये भी कहता है कि किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर या पब्लिक स्पेसेस में एक्सेस से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन एक इशू अभी भी पेंडिंग है, सेम सेक्स मैरिज का। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगलाइज नहीं किया था, लेकिन पार्लियामेंट को बोला कि वो इस मैटर पर डिसीजन ले, यानी अब ये इशू लेजिस्लेचर के हाथ में है। अब आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए कौन कौन सा इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो पहला आप लोग बोल सकते हो नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ये 2022 में लॉन्च हुआ था। इस पोर्टल पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है और वेरियस स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर दूसरा है स्माइल स्कीम, ये 2022 में लॉन्च हुआ था। इस स्कीम के अंदर लाइवलीहुड सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग और गरिमा गृह जैसे शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है अंडर आयुष्मान भारत TG+। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पॉलिसी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने इशू किया था ये। इसका एम है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जॉब्स, ट्रेनिंग और सर्विसेज में इक्वल ट्रीटमेंट मिले। फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करता है। इस काउंसिल में ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NCW, स्टेट गवर्नमेंट्स और NGOs का भी एक्सपर्ट्स प्रेजेंट है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सेल्स बनाए जा रहे हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के खिलाफ होने वाले ऑफेंसेस को मॉनिटर करें, FIRs रजिस्टर करवाएं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करें। और ये जो एक टॉपिक है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया, ये रिसेंट ईयर्स में लीगल और पॉलिसी लेवल पे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन अभी भी ऑन ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन काफ़ी रियल है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोगों को जानना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया। और एक इंक्लूसिव और इक्वल इंडिया बनाने के लिए ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को डिग्निटी, ऑटोनॉमी और अपॉर्चुनिटी मिले, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर करता है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। अब ये रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 समिट के टाइम रिलीज़ हुआ है ब्राज़ील के बेलम सिटी में। और इसे रिलीज़ कौन किया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर रिलीज़ हुआ है ये। इस रिपोर्ट का जो बोलना है कि ग्लोबल मीथेन एमिशंस अभी भी बढ़ रहा है, जबकि 2030 के टारगेट्स को लेके प्रोजेक्शंस थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। तो पहले समझते हैं मीथेन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है। ठीक है, मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि मीथेन का इफेक्ट 80 टाइम्स ज़्यादा होता है अगर हम लोग 10 साल की टाइम फ्रेम में देखें तो। यानी अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल में रखना है तो मीथेन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया का रोल मीथेन एमिशंस में क्या क्या है, कैसा है और क्या कर रहा है इंडिया। अभी इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है। 2020 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 31 मिलियन टोन्स मीथेन एमिट किया है, जो पूरे ग्लोबल एमिशंस का 9% था। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में मीथेन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं दिया गया है अभी तक। और अगर देखें मेजर सोर्सेस तो लाइफ स्टॉक जैसे काउज, बफेलोज, उनकी डाइजेशन प्रोसेस से मीथेन निकलता है, ये भी एक बात है। फिर राइस कल्टिवेशन जैसे फ्लडेड फील्ड्स मीथेन रिलीज़ करती है और एमिशंस 2020 से 2030 तक 8% और बढ़ने वाला है। क्रॉप बर्निंग से भी होता है, जैसे पंजाब हरियाणा में होता है, उससे भी मीथेन काफ़ी रिलीज़ होती है। फिर लैंडफिल्स और वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अभी ट्रांजिशन फेज़ में है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एमिशंस बढ़ने की चांसेस है इसमें भी। अब ये रिपोर्ट जो आया है इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स भी देखते हैं। ग्लोबल मीथेन एमिशंस अभी भी बढ़ती जा रही है, बस प्रोजेक्शंस थोड़ा बेटर हुए हैं। एनर्जी सेक्टर के पास 72% ऐसे सॉल्यूशंस है जो अभी तुरंत अप्लाई किए जा सकते हैं।
फिर G20+ कंट्रीज़ के पास टोटल मिटिगेशन पोटेंशियल का 72% है और ये कंट्रीज 65% ऑफ ह्यूमन कॉस्ट मीथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 80% मीथेन रिडक्शन लो कॉस्ट में पॉसिबल है। अप्रॉक्सीमेटली $1000 पर टन से कम में ये कर सकते हैं हम लोग। अगर अवेलेबल सॉल्यूशंस फुल स्केल पे लगाए जाए तो 1.8 लाख लोगों की जान बची जा सकती है इस रिडक्शन से और 19 मिलियन टन्स क्रॉप्स डैमेज होने से बचा जा सकता है और वार्मिंग 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो सकती है बाय 2050। अब ये यूएन रिपोर्ट ने कुछ कॉन्सर्न्स भी रेज किए हैं, स्पेशली इंडिया को लेके। एग्रीकल्चर पर कोई फोकस्ड प्लान नहीं है, जबकि वही सबसे बड़ा सोर्स है मीथेन का। लाइफ स्टॉक और राइस से जो एमिशंस होते हैं कॉन्टीन्यूसली, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये भी एक पॉइंट रेज हुआ है इसमें। फिर क्या हो रहा है कि क्रॉप बर्निंग जो कम होना चाहिए था वो अभी बढ़ते ही जा रहा है, जबकि दुनिया का बाकी पार्ट्स में ये कम हो रहा है। फिर वेस्ट सेक्टर रिफॉर्म्स अभी इनिशियल स्टेज में है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसलिए एमिशंस पहले से अभी बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मीथेन मिटिगेशन के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो अभी काफ़ी कम है। अब देखते हैं दुनिया और इंडिया में मीथेन रिडक्शन के लिए जो एफर्ट्स लिया जा रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है 159 कंट्रीज़ में ये साइन किया है, जिसमें गोल है 2030 तक 30% मीथेन कट करना। फिर यूएनईपी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और IMEO, ये कंट्रीज़ को प्लानिंग और डेटा कलेक्ट करने में मदद करते हैं। फिर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने मीथेन रिड्यूस किया है, अभी स्ट्रिक्ट वेस्ट रूल्स और कंट्रोल गैस प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये किया जा रहा है हाल ही में। और यूएनईपी क्लियरली ये बोलता है कि मीथेन को कम करना टेक्निकली इजी और लो कॉस्ट है, बस विल पावर चाहिए थोड़ा। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या स्टेप्स लिया है, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, पूसा डिकम्पोजर जिसे स्टबल बर्निंग के बजाय कंपोस्ट बनाया जा सकता है। फिर मैन्योर हैंडलिंग इंप्रूव करना। फिर वेस्ट मैनेजमेंट में स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड वेस्ट रूल्स, ये कंपोजिंग, बायोमिथेनेशन और लैंडफिल इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है, जैसे कि बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो इनडायरेक्टली मीथेन को कम करता है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंडिया एज अ हब ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये अभी हम लोग का आज वैल्यू एडिशन टॉपिक है, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा पहले समझ लेते हैं। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 के दौरान हुआ था अभी रिसेंटली, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर जी ने एक विजन रखा कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए नेचुरल फार्मिंग का, और इसलिए 3 पिलर्स पे फोकस किया गया है, साइंस, ट्रेडिशन और पॉलिसी सपोर्ट। अब समझते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। पहला है कि नेचुरल फार्मिंग को साइंस बैक्ड बनाना है, यानी कि सिर्फ ट्रेडिशन पे ही नहीं, साइंटिफिक रिसर्च पे भी बेस हो, जो हम लोग कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में इसे सिलेबस का पार्ट बनाया जा रहा है। फार्मर्स के खुद के फील्ड्स को लिविंग लेबोरेटरीज बनाकर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। यूथ लेड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये अब नई एजुकेटेड यूथ भी फार्मिंग में इंटरेस्टेड ले रहे हैं इसको देख के, और टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक नया जनरेशन बेसिकली जो फार्मर्स के रूप में अभी उभर के आ रहे हैं। फिर मल्टी क्रॉप का प्रमोशन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने केरला और कर्नाटका के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जहां डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग यानी मोनोकल्चर के बजाय मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो की जा रही है। इससे फार्मिंग क्या होता है कि ज़्यादा रेजिलिएंट और प्रोडक्टिव होती है। तो नेचुरल फार्मिंग अभी क्या होता है, आप लोग को जानना चाहिए कि नीति आयोग के हिसाब से नेचुरल फार्मिंग एक केमिकल फ्री ट्रेडिशनल मेथड है। ये नेचर के साथ मिलके काम करती है, जिसमें क्रॉप्स, ट्रीज, एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी सब इंटीग्रेट होते हैं। इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स बिल्कुल यूज़ नहीं होते, और फार्मिंग इतनी नेचुरल होती है कि इसे कभी कभी तो डू नथिंग फार्मिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होता है इसमें। अब समझते हैं नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट क्यों है 21st सेंचुरी के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल कंसिडरिंग दिस नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवरयूज़ से जो होते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, उसे नेचुरल फार्मिंग रिवर्स कर सकती है। नेचुरल फार्मिंग अगर हम लोग करेंगे तो सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा। फिर वाटर और इनपुट रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं,
फार्मिंग ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट बनता है। फिर क्या होता है कि फार्मर का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है और इनकम सिक्योरिटी भी बढ़ती है इससे। फिर फार्मिंग ये जो है ये इंडिया के ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को भी रिवाइव करती है, क्योंकि पहले हम लोग ऐसे ही करते थे। तो अभी चलिए थोड़ा समझते हैं कि इंडिया में अभी क्या हो रहा है इस फील्ड में। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के थ्रू लाख्स ऑफ फार्मर्स इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। सिर्फ तमिलनाडु ने ही 35,000 हेक्टर्स एरिया कवर किया है नेचुरल फार्मिंग से। पीएम किसान, केसीसी और जीएसटी कट्स ऑन बायो इनपुट्स जैसे स्टेप्स ने इस मॉडल को और अफोर्डेबल बनाया है। एफपीओस का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइनर मिलेट्स और मिक्स क्रॉपिंग प्रमोट करने में। और एक बड़ी बात है कि ये जो अभी यंग एजुकेटेड लोग हैं इन्हें भी नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करना अभी हम लोगों को सिखाना चाहिए, और मॉडर्न थिंकिंग के साथ इकोलॉजिकल अप्रोच सब कोई अभी ले रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस न्यूज़ वेंचर। अब देखते हैं गवर्नमेंट के कुछ मेजर इनिशिएटिव्स। अभी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 2023 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर चल रहा है, जिसमें क्लस्टर्स में केमिकल फ्री फार्मिंग प्रमोट की जा रही है। फोकस है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री ये भी एक स्कीम है। इसमें ट्रीज, क्रॉप्स और लाइफस्टॉक को मिक्स करके मल्टी टायर फार्मिंग सिस्टम्स बनाया जा रहा है। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना दिया गया है, जैसे कि क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है ये, साथ ही सर्टिफिकेशन और इनपुट असिस्टेंस भी मिलता है। फिर हो गया आपका भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। परंपरागत कृषि विकास योजना का ये सब पार्ट है, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग और मिक्स क्रॉपिंग जैसे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है इसमें, स्पेशली इनपुट्स जैसे जीवामृत या बायो इनग्रेडिएंट्स के लिए। फिर फार्मर्स को केमिकल फार्मिंग के आदत में है, जो उन्हें बिहेवियरली शिफ्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं अभी, तो अचानक से वो शिफ्ट करें वो पॉसिबल नहीं है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट सर्टिफिकेशन लेना थोड़ा टफ है। ट्रांजिशन पीरियड में प्रोडक्टिविटी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, पर अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का। रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है। सॉइल हेल्थ बेटर होने से कॉस्ट कम और इनकम ज़्यादा हो सकता है। रूरल एरियाज़ में एफपीओ लेड वैल्यू चेन्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं। प्लस ये फार्मिंग इंडिया के क्लाइमेट गोल्स और बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को भी सपोर्ट करती है। तो आगे का वे फॉरवर्ड अगर इसमें लिखना है तो कैसे बोल सकते हो आप लोग कि नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेडी किया जाए, एग्रो इकोलॉजी और सॉइल बायोलॉजी पे रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश किया जाए, डिजिटल टूल्स का यूज़ हो, सॉइल हेल्थ ट्रैक करने का, फार्मर एडवाइजरी के लिए ये सब भी हो। फिर नेचुरल प्रोड्यूस के लिए प्रीमियम ब्रांडिंग और मार्केटिंग चैनल्स बनाया जाए, और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स के थ्रू स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए। चलिए अभी चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन की तरफ। तो पहला न्यूज़ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2024 का इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिला है मिचेल बैचेलेट को, जो चिले की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है और यूएन की हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी रह चुकी है। ये प्राइज़ क्या है, ये अवार्ड 1986 में स्टार्ट हुआ था बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये हर साल दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को बिना नेशनलिटी, रेस या रिलीजन का भेदभाव से। ये प्राइस अमाउंट होता है 25 लाख रुपीज़ प्लस एक साइटेशन होता है इसमें। अभी किन कामों में दिया जाता है, पीस और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने के लिए ये दिया जाता है। फिर रेशियल इक्वालिटी और इंटरनेशनल हार्मोनी के लिए भी दिया जाता है। डेवलपिंग नेशंस का ओवरऑल एडवांसमेंट के लिए दिया जाता है। साइंस और मॉडर्न नॉलेज का यूज़ ह्यूमन वेलफेयर के लिए दिया जाता है, और ह्यूमन फ्रीडम और स्पिरिट को एनरिच करने के लिए भी ये दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्लाउडफ्लेयर आउटेज, इंटरनेट ब्रेकडाउन हुआ था रिसेंटली। ये क्यों हुआ था, अभी 18 नवंबर को 2025 को ग्लोबल लेवल पे काफ़ी मेजर इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हुआ। चैट जीपीटी, ट्विटर, कैनवा और कई ऑनलाइन गेम्स टेम्पोरली डाउन हो गए थे। रीज़न क्या था इसका, ये प्रॉब्लम किसी साइबर अटैक की वजह से नहीं बल्कि क्लाउडफ्लेयर की इंटरनल इशू की वजह से हुआ है। तो अभी क्लाउडफ्लेयर क्या है, ये एक यूएस बेस्ड इन वेब इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी कंपनी है विच वॉज फाउंडेड इन 2009। तो इंटरनेट के बैकएंड पे ये काम
करता है जहाँ से वेबसाइट्स की ट्रैफिक मैनेज होती है, फिर सिक्योर भी किया जाता है इससे और ऑप्टिमाइज भी किया जाता है इसी को यूज़ करते हुए। और इसका की फंक्शंस इंक्लूडेड है DDoS प्रोटेक्शन, बॉट फिल्टरिंग और साइबर थ्रेट मिटिगेशन। ग्लोबल CDN के थ्रू फास्ट कंटेंट डिलीवरी, ये भी इसका काम है। फिर DNS रेजोल्यूशन 1.1.1.1, वन ऑफ द फास्टेस्ट DNS सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। फिर ट्रैफिक रूटिंग एंड रिलायबिलिटी मेंटेन करता है। अभी आउटेज क्यों इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला, ये भी थोड़ा जान लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि क्लाउडफेयर का यूज़ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स करती है इंक्लूडिंग बिग नेम्स। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि कितनी डिपेंडेंस है सेंट्रलाइज्ड वेब इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी APIs, DNS, CDNs सब इंटरकनेक्टेड है। अगर एक इम्पैक्ट हो जाए तो सभी में इम्पैक्ट पड़ता है। ये इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन गया था टॉपिक। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं अभी, वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। अभी ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि 19 नवंबर 2025 को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की, वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ये रिपोर्ट 11 स्टेट्स का 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को कवर करती है अक्रॉस 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अभी वाटर बजटिंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, ये एक सिस्टम है जिसमें कितना पानी चाहिए, डिमांड कितना है मतलब, और कितना पानी अवेलेबल है मतलब सप्लाई कितना है, इसका डिटेल कैलकुलेशन होता है। डिमांड कैलकुलेट होती है ह्यूमंस, लाइफस्टॉक्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। फिर सप्लाई आती है रेनफॉल, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और पानी ट्रांसफर से। इसको इम्प्लीमेंट अभी कैसे किया जा रहा है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वरुणी। इस प्लेटफॉर्म से ब्लॉक लेवल पे वाटर प्लानिंग और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। इस टूल से पता चलता है कि कहाँ शॉर्टेज है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।